जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। ये छात्र आंदोलन के बाद, ये कॉकरोच जनता पार्टी और वामपंथियों का जंतर मंतर में हुए आंदोलन के बाद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी, एनडीए के भीतर भी और विपक्षी दलों के भीतर भी जो पूरा राजनीतिक परिवेश है वो बदलता जा रहा है और लोगों की स्ट्रेटजीज बदलती जा रही हैं। ऐसा मुझे लग रहा है विश्लेषण करके। और आप लोग भी इस वार्ता को सुनकर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, मुझे पता चलेगा कि मैं सही डायरेक्शन में सोच रहा हूं या नहीं। देखिए, अभी तक 2 महीने पहले तक, जब तक ये आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, तब तक ये माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला, मोदी जी और अमित शाह साहब की जोड़ी को हराने वाला, अभी चुनाव आयोग की पूरी सक्रियता को देखते हुए संभव नहीं है। यह भी माना जा रहा था कि जो एनडीए ग्रुप चाहेगा वही होगा और विपक्षी दल तड़पड़ाते हुए भी कुछ कर नहीं पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से नहीं हटा पाएंगे। लेकिन पिछले 2 महीने के अंदर जो भी घटित हुआ है उसके अंदर परसेप्शन पूरी तरह से चेंज हो गया है। जो पहले परसेप्शन था कि एनडीए को हराया नहीं जा सकता, अब लगता है कि परसेप्शन ऐसा बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी को बचाने वालों को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है और उनकी निंदा करने वालों को बहुत ज्यादा सहूलियत हो रही है। विपक्षी दलों में बहुत ज्यादा मतभेद था और विशेष तौर पर आम आदमी पार्टी का रोल मुझे समझ में नहीं आता था कि वो कैसे एक थर्ड फोर्स बनने का प्रयास करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे फायदा होता है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के पास वोट बैंक था 35% के करीब, अगर विपक्षी दल सारे एकजुट हो जाएं और एक साथ मिलकर लड़ें तो भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता था। लेकिन अगर वो अलग अलग लड़ेंगे तो उनको हराना बहुत मुश्किल था। और आपको पता है 2024 में आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन में थी, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी अपनी एक बहुमत सरकार नहीं बना पाई थी और उनको नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे और चिराग पासवान के साथ समझौता करना पड़ा था। लेकिन ये जो 2 महीने की परिस्थिति बदली है, इससे न केवल विपक्ष की राजनीति में परिवर्तन हुआ है बल्कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अंदर भी राजनीति में बहुत परिवर्तन हुआ है। पहला परिवर्तन आपने देख लिया जब बांकीपुर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी, दतिया का चुनाव हारी, उसके बाद 2 मैसेज तो चले गए। मध्य प्रदेश में मैसेज चला गया क्योंकि दतिया का इलाका जो है वो सिंधिया जी का इलाका है और ये माना जाता है कि उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है सिंधिया परिवार का। लेकिन दतिया में हार जाना या तो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति थी, जिसके अंदर नरोत्तम मिश्रा को राजनीति में बिल्कुल समूल रूप से खत्म कर देना उनके विरोधियों का लक्ष्य था, जिसकी वजह से नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला और नरोत्तम मिश्रा के टिकट न मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी वहां पे हार गई और कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया। तो सिंधिया जी की राजनीति भी हल्की पड़ गई और मोहन यादव की भी राजनीति हल्की पड़ गई, क्योंकि अमित शाह साहब ये चाहते थे कि दतिया के अंदर नरोत्तम मिश्रा को ही टिकट मिले और नरोत्तम मिश्रा अमित शाह साहब के बिल्कुल खासम खास थे। इसी प्रकार से आप जानते हैं बिहार के अंदर जब ये दबाव बनाया गया नीतीश कुमार के ऊपर कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ दें, तो नीतीश कुमार ने ही ये कंडीशन रखी थी कि लवकुश बिरादरी के सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, जबकि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय और हाईकमान ये चाहता था कि वह नित्यानंद राय मुख्यमंत्री बने। नित्यानंद राय कंपैरेटिवली एक सौम्य छवि के व्यक्ति हैं और पुराने समय से बिहार के बड़े नेता हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार ने कंडीशन रख दी तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार की उसके अंदर राजनीति क्या थी। नीतीश कुमार की यह राजनीति थी कि सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, क्रिमिनल हिस्ट्री है, जो आरजेडी से भारतीय जनता पार्टी में गए और वहां जाके उन्होंने ये कसम खाई थी कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा दूंगा, तो एक मुरेठा वो अपने बांधा करते थे जिससे साफा कहते हैं, पगड़ी कहते हैं, और जब तक नीतीश कुमार को नहीं हटाऊंगा ये मुरेठा नहीं उठाऊंगा। और
नीतीश कुमार के मंत्रिमंडलीय में मंत्री थे, तो मानी बात है नीतीश कुमार के बारे में तो कहा जाता है उनके पेट में भी दांत है, तो उन्होंने कसम खाई थी कि इसकी राजनीति मुझे खत्म करनी है। लेकिन एक अलग मैसेज दिया कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री मेरे स्थान पे बनाया जाए, क्यों वो जानते थे कि ये व्यक्ति वहां पे मुख्यमंत्री पद को बहुत दिन तक संभाल नहीं पाएगा। खैर, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के दबाव में उनको मुख्यमंत्री बना दिया और सम्राट चौधरी ने सोचा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा बने हैं और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बने हैं, बिहार के अंदर मैं भी बन जाता हूं। उन्होंने कई सारे हत्याकांड भी करा दिए और कानून व्यवस्था वहां पे खराब होती चली गई, क्योंकि उनका भी उसी प्रकार का बैकग्राउंड था। और अब परिस्थिति ऐसी बन गई कि जब ये बांकीपुर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, वो विधानसभा क्षेत्र जहां 10 बार से पिछले 30-35 साल से भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं हारी, वहां पे भारतीय जनता पार्टी 18,000 वोट से उस व्यक्ति से हार गई जिसका पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार के अंदर करीब करीब सारे कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई थी। और 18,000 वोट से हारना, इसका मतलब यह है कि सम्राट चौधरी पे भी तलवारें तन गई और नितिन नवीन पे भी तलवारें तन गई। उसके बाद मोदी जी ने नीतीश कुमार से एक मीटिंग की जिसके अंदर संजय झा भी थे और ललन सिंह भी थे। एक मैसेज भी दे दिया कि नीतीश कुमार पे अब हम ज्यादा निर्भर हो गए हैं और नीतीश कुमार से हम अंडरस्टैंडिंग और बढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो मध्य प्रदेश में राजनीति हुई और बिहार के अंदर ये राजनीति हुई। इसके अलावा एक चीज और नोट कीजिए आप कि आज के तारीख में लग रहा है कि वो लोग जो कि नहीं चाहते कि अमित शाह मोदी जी को सक्सीड करें और उनके उत्तराधिकारी बने, जबकि मोदी जी भी चाहते हैं कि अमित शाह उत्तराधिकारी बने। और अमित शाह साहब की एक लॉबी है अपनी, नरोत्तम मिश्रा भी उसी के अंदर थे जिनको टिकट से वंचित कर दिया गया। उसके बाद आप जानते हैं कि अमित शाह साहब के सबसे खासम खास आदमी एक तो धर्मेंद्र प्रधान थे और दूसरे भूपेंद्र यादव थे, दोनों मंत्री। और आप देखते हैं आज से करीब 2 महीने पहले भूपेंद्र यादव के जितने भी निजी सहायक थे और उनके क्लोज आदमी थे उनके ऑफिस के अंदर थे, अचानक उनको हटा दिया गया। तो ये मानी बात है कि भूपेंद्र यादव के खासम खास लोगों को हटाना अमित शाह ने तो किया नहीं होगा, लेकिन अमित शाह साहब की जो एंटी लॉबी थी उन्होंने हटवा दिया। और उसके बाद जब ये आंदोलन शुरू हुआ जंतर मंतर का, तो उसके अंदर जो केवल एकमात्र डिमांड रखी गई धर्मेंद्र प्रधान को हटाना, और धर्मेंद्र प्रधान भी अमित शाह साहब के खासम खास आदमी थे। तो एक प्रकार से उन्होंने प्रहार किया कि किसी प्रकार से अमित शाह को हम इस स्थिति में नहीं रहने देंगे, इनके खासम खास पे आक्रमण करके उनको मंत्रिमंडल से बाहर करा के, जिससे ये मोदी जी के उत्तराधिकारी ना बन जाए। और जिसके अंदर योगी आदित्यनाथ भी बहुत भूमिका उनकी प्रबल है, क्योंकि वो भी अमित शाह साहब उनकी अदावत चलती रहती है और देवेंद्र फडणवीस से भी उनकी अदावत चलती रहती है। बाकी जगह अगर आप देख लें, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर, झारखंड के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, हर जगह अमित शाह साहब ने अपने रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री बना के बैठा दिए। अच्छा, यह भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो भी मंत्रालयों पे हमले हो रहे हैं, जैसे पेट्रोलियम के मामले में हमला जो हो रहा है वो नितिन गडकरी पे हो रहा है, हरदीप सिंह पुरी पे नहीं हो रहा है। हरदीप सिंह पुरी जबकि पेट्रोलियम मिनिस्टर है, और मानी बात है, ये बात ठीक है कि नितिन गडकरी के बेटे की डिस्टिलरी की फैक्ट्री है, उसमें एथेनॉल बनता है, तो आक्रमण इनडायरेक्टली तो उन पे होना चाहिए, लेकिन मेन तो होना चाहिए हरदीप पुरी पे। लेकिन हरदीप पुरी पे ना होकर नितिन गडकरी पे हो रहा है, जो एक प्रकार से मोदी जी के उत्तराधिकारी है। तो ये युद्ध मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी चल रहा है, किस प्रकार से मोदी जी के बाद अमित शाह साहब को कुछ लोग चाह रहे हैं कि रहने दिया जाए, कुछ लोग नहीं चाह रहे हैं, कुछ लोग चाह रहे हैं कि नहीं रहने दिया जाए। और अमित शाह साहब को न रहने देने में जो सारा का सारा आक्रमण हो रहा है वो मंत्रियों पे हो रहा है, जो कि इनका रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के बारे में उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए कैसे राम जन्मभूमि के अंदर चोरी का मसला उठा, और ये निर्णय करना जनता के लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का ज्यादा रोल है, केंद्र सरकार का ज्यादा रोल है। और अगर आज अमित शाह साहब को मौका मिल जाए तो योगी आदित्यनाथ को निकाल के उबार करें। और आपने देखा कि देवेंद्र फडणवीस को भी वहां पे महाराष्ट्र से मुख्यमंत्री पद से हटाकर शिक्षा मंत्री बनाने का प्रस्ताव था, जिसको देवेंद्र फडणवीस ने मना कर दिया, और उसके बाद फिर ये सारा परिवर्तन हुआ। नितिन गडकरी पे अटैक हो रहा है, अमित शाह साहब पे अटैक हो रहा है, बाकी लोगों पे अटैक हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान पे अटैक हो गया, लेकिन मोदी जी पे अटैक नहीं हो रहा। तो इसका मतलब यह है
कि एक वो लॉबी है जो कि अमित शाह साहब को हटाना चाहती है, एक वो लॉबी है जो अमित शाह साहब को बनाए रखना चाहती है, एक वो लॉबी है जो कि मोदी जी की छवि को खराब करना चाहती है, और एक वो लॉबी है जो मोदी जी को छवि की खराब नहीं करना चाहती। वो कहते हैं सब मंत्रियों पर अटैक करो लेकिन मोदी जी पे अटैक न करो। अच्छा, इसके बाद ये तो हुआ सत्ता पक्षी राजनीति में जो परिवर्तन हुआ है, विपक्ष की राजनीति में भी परिवर्तन हुआ है। अभी तक 2024 तक तो आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में थी, लेकिन चलिए जो बंगाल के अंदर हुआ, जो बिहार के अंदर हुआ, उससे पता चल गया कि ये जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, ममता बनर्जी हो गई या तेजस्वी यादव हो गए, ये लोग थर्ड फोर्स बना के भारतीय जनता पार्टी को टक्कर नहीं दे सकते। जबकि इन चुनावों के पहले, विधानसभा चुनावों के पहले ये परिस्थिति बनती थी, सब लोग ये कहते थे जहां जहां कांग्रेस सीधे लड़ती है भारतीय जनता पार्टी से वहां हार जाती है, जहां क्षेत्रीय छत्रप भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हैं वो जीत जाते हैं। लेकिन वो भी मिथ टूट गया, और ये भी लगता था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में क्या कोई स्ट्रगल चल रहा है जिसमें अपने को ताकतवर सिद्ध करने का प्रयास चल रहा है। आपने देखा कि जो जंतर मंतर के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हुआ, उसमें कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने अपने को अलग रखा, अपने एमपीज को भेजा समर्थन देने के लिए, खुद को अलग रखा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने खुल के कॉकरोच जनता पार्टी का साथ दिया। इसके बाद जो इथेनॉल का इश्यू था, वो तहसीन पूनावाला जो कांग्रेस परिवार के बड़े नजदीकी हैं, उन्होंने पहले आंदोलन शुरू कर दिया, लेकिन बाद में वो आंदोलन अरविंद केजरीवाल ने खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस में मार्च करके उसको रिप्लेस करने का प्रयास किया। तो ऐसा लगा कहीं आम आदमी पार्टी एक थर्ड फोर्स बनने का प्रयास तो नहीं कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का प्रयास नहीं कर रही। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार का रिकंसिलिएशन हुआ, और जैसे खबरें आ रही है, गोवा के अंदर जीएफपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन बनने की बात चल रही है। इसका मतलब यह है कि अब आम आदमी पार्टी को भी शायद महसूस हो गया, अरविंद केजरीवाल को भी यह महसूस हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का महल के खिलाफ, उनके संगठन के खिलाफ, उनके सरकार चलाने की प्रक्रिया के खिलाफ ये जेंजी बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गए, और जिसका आपने परिणाम देखा कि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन वापस लेने के बावजूद वहां पे आंदोलन जारी है, और नागपुर के अंदर अभी 2 दिन पहले ही स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज हुआ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर भी स्टूडेंट बैठे हुए जिन्हें गुंडे भेज के पिटवाकर उन्हें उठाने का प्रयास हो रहा है। पटना के अंदर भी आंदोलन बहुत तेज हो गया, और सबसे बड़ी बात जो जयपुर के अंदर हुई, जहां पे सवर्ण समाज के लोगों ने, जो करणी सेना के लोग थे, राजपूत क्षत्रिय लोग थे, उन्होंने बड़ी संख्या में वहां पे आंदोलन किया और उसमें प्रण किया, एक कसम खाई कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। और उन्होंने ये भी कहा केवल इसमें क्षत्रिय समाज शामिल नहीं होगा, इसमें ब्राह्मण समाज और वैश्य समाज भी शामिल होगा, और हम जो 20-22% का एक वोट बैंक है जो कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा समर्थक है, अगर वो खुलेआम कसम खा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की खराब स्थिति देखते हुए आम आदमी पार्टी भी विपक्षी एकता और इंडिया गठबंधन में अपने साथ होने का प्रयास कर रही है, जो ममता बनर्जी ने भी इंडिकेशन दे दिया हम इंडिया गठबंधन के साथ है। 2 महीने के अंदर इतना ज्यादा परिवर्तन आ गया है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में भी कि ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या मोदी जी, अमित शाह साहब एक टीम में हैं, भारतीय जनता पार्टी एक टीम में है, या उनके अंदर भी इतने ज्यादा मतभेद हो। एक तरफ तो आपको दिख रहा है एनडीए टूट रहा है, कमजोर हो रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, क्योंकि ये क्षेत्रीय छत्रपों को भी समझ में आ गया है कि अगर उन्होंने कांग्रेस के साथ समन्वय नहीं किया तो उनका राजनीतिक भविष्य उसी प्रकार से खत्म हो जाएगा जैसे बिहार के अंदर तेजस्वी यादव का हुआ। और आपने देखा बांकीपुर के अंदर प्रशांत किशोर जीत गए और आरजेडी तीसरे नंबर पे आ गई और बहुत कम वोट उसको मिले, और ममता बनर्जी का बंगाल के अंदर भी बुरा हाल हो गया। तो ये सारा का सारा जो समन्वयन दिख रहा है और सारी परिस्थिति दिख रही है, मेरा विश्लेषण ये कहता है कि एक तरफ तो एनडीए कमजोर हो रहा है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, और ये प्रक्रिया धीरे धीरे आगे इसलिए बढ़ेगी क्योंकि जो बच्चों का आंदोलन है, जिसको भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार जिस प्रकार से हैंडल कर रही है और ट्रीट कर रही है, बच्चों में क्रोध बढ़ता जा रहा है। और वो पॉपुलेशन जो कि ना भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक है और भारतीय जनता पार्टी की कट्टर विरोधी है, जो 60% पॉपुलेशन ऐसी है जो न्यूट्रल है, उसको भी ये लग रहा है कि इस कन्फ्रंटेशन में जो अन्याय हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहा है। बच्चे अन्याय नहीं कर रहे हैं, केवल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने नौकरी की, अपने शिक्षा की मांग पे अड़े हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से उनको पीट रही है, कूट रही है, और जिस प्रकार से उन्होंने जो जंतर मंतर के अंदर किया, जो पूरे समाज के सामने आ गया, तो एक जो न्यूट्रल वर्ग है, जो सिटिंग ऑन द फेंस वाला वर्ग है, वो भी बच्चों के साथ सहानुभूति उनकी बढ़ती जा रही है।
तो आगे आने वाले दिन ये देखने में बड़े इंटरेस्टिंग होंगे कि क्या ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है अपोजिशन के अंदर ये बढ़ेगा, और जिस प्रकार की टूट भारतीय जनता पार्टी एनडीए में हो रही है ये बढ़ेगी, और उसके बाद देश की राजनीति क्या दिशा लेगी, और जेनजी और जेन अल्फा जिस प्रकार से आज अपने अधिकार मांग रहे हैं ये किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी तक तो ये लगता है युवा पीछे हटने को तैयार नहीं है, और जिस प्रकार से अभिजीत दीपिके पे और कॉकरोच जनता पार्टी और छोटे बच्चों के ऊपर एक प्रकार का दमन की कार्रवाई चालू की गई है, उससे मुझे नहीं लगता, क्योंकि होना ये चाहिए था सरकार की तरफ से थोड़ी सदाशयता बरते, थोड़े ठंडे हो जाते, थोड़े हल्के हो जाते, बच्चों से वार्ता करते, उनसे थोड़े शांति प्रिय और प्यार से उनसे बातें करते, लेकिन वो करके न करके जो दमन चक्र चालू किया गया है, तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन का कंसोलिडेशन, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की टूट और बच्चों की दृढ़ प्रतिज्ञता राजनीति को एक नया जन्म दे रही है। अगले 2-3 महीने इसको देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।